ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर इजराइल तक अलग अलग दिखने वाली चार खबरें असल में एक ही बात कह रही हैं। भारत की वैश्विक स्थिति अब चुपचाप बदल रही है। जरा सोचिए, ये चार नाम एकदम अलग अलग लगते हैं ना, है ना? एक तरफ एक सुपरसोनिक मिसाइल, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जैसा शांत देश, फिर एक तरफ हमारा पड़ोसी चीन जिसके साथ तनाव हमेशा बना रहता है, और चौथी तरफ इजराइल, एक ऐसा सहयोगी जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहली नज़र में तो कोई कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन सवाल यही है, क्या ये वाकई अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये एक बड़ी तस्वीर के छोटे छोटे लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्से हैं? चलिए आज इन्हीं डॉट्स को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी तस्वीर है क्या। देखिए, अक्सर होता ये है कि हम रोज़ की खबरों को एक एक करके देखते हैं। आज ये हुआ, कल वो हुआ, और इस चक्कर में हम उस बड़ी कहानी से चूक जाते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही होती है। असली जियोपॉलिटिकल बदलाव तभी समझ आता है जब हम इन घटनाओं को एक साथ रख कर देखते हैं, और भारत के लिए यह बदलाव बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। ये जुड़ा है भारत के मिसाइल एक्सपोर्ट से, और ये कोई छोटा मोटा हथियार बेचने की बात नहीं हो रही है। वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील होने वाली है, उसकी अनुमानित कीमत है लगभग 4,000 करोड़ रुपए। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट डील्स में से एक होने जा रही है। और ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है। इसकी स्पीड आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज है। ये जमीन और समंदर दोनों जगह अपने टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर सकती है, और इसकी रेंज भी अब बढ़ाकर 450 किलोमीटर तक कर दी गई है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा हथियार है जो किसी भी क्षेत्र के सैन्य समीकरण को बदलने की ताकत रखता है। यहां से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जब कोई देश अपना सबसे अच्छा, सबसे खतरनाक हथियार किसी दूसरे देश को बेचता है, तो यह सिर्फ एक सौदा नहीं होता। यह भरोसे का, विश्वास का एक बहुत गहरा बयान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो देश अब सिर्फ आपका कस्टमर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस ले चुका है, और अब वियतनाम और इंडोनेशिया की एंट्री साउथ चाइना सी में पावर बैलेंस को निश्चित रूप से बदल सकती है। तो ये तो हुई सैन्य विश्वास की बात, लेकिन कहानी का एक और पहलू है, और वो है आर्थिक विश्वास। और इसके लिए हमें न्यूजीलैंड की तरफ देखना होगा। ये है हमारी पहेली का दूसरा टुकड़ा। न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में लगभग $20 बिलियन का निवेश करने का वादा किया है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पैसा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के लिए नहीं है। ये पैसा भारत के कोर सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा। यहां पर ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, मार्केट और पार्टनर के बीच का फर्क। मार्केट में लोग पैसा लगाकर जल्दी प्रॉफिट कमाकर निकलना चाहते हैं, लेकिन एक पार्टनर आपके साथ मिलकर कुछ बनाना चाहता है, लंबे समय तक टिकना चाहता है। तो ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक तरह का मैरिज प्रपोजल है। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह नहीं, बल्कि एक स्थिर लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देख रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इस समझौते में भारत को यह अधिकार दिया गया है कि अगर न्यूजीलैंड अपना वादा पूरा नहीं करता, तो भारत इस डील को सस्पेंड कर सकता है। यह दिखाता है कि यह सौदा बराबरी वालों के बीच हो रहा है, कोई एक तरफा डील नहीं है। यह भारत की बढ़ती हुई बार्गेनिंग पावर का एक बहुत साफ संकेत है। चलिए अब इस कहानी के सबसे जटिल, सबसे पेचीदा हिस्से की तरफ चलते हैं, चीन। मतलब एक तरफ तनाव चल रहा है और दूसरी तरफ फिर से जुड़ने की एक कोशिश हो रही है। 2020 में बॉर्डर पर तनाव के बाद भारत और चीन के बीच वीजा प्रक्रिया लगभग रुक सी गई थी। अब लगभग 5 साल बाद चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वीजा सिस्टम फिर से शुरू कर दिया है। ये सतह पर भले ही एक छोटा कदम लगे, लेकिन रणनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीमा पर सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से भी बात करनी पड़ती है। ये एक सच्चाई है। व्यापार और लोगों के बीच संपर्क हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, दुश्मनी अपनी जगह और धंधा अपनी जगह। यही शायद जियोपॉलिटिक्स का पहला नियम है। और अब इस तस्वीर का चौथा और आखिरी कोना जोड़ते हैं। ये कहानी है भरोसे की, जो संकट के समय पर की जाती है, और ये कहानी हमें इजराइल से मिलती है। पहले उस समय के माहौल को समझिए। इजराइल पर कई पश्चिमी देशों से जबरदस्त दबाव था। उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा था, शिपमेंट्स रोके जा रहे थे, यानी उस पर हर तरफ से जियोपॉलिटिकल प्रेशर था। ऐसे माहौल में जब बहुत से देश पीछे हट रहे थे, तब भारत ने अपनी कमिटमेंट्स को निभाया। भारत ने यह साबित किया कि वो एक भरोसेमंद, हर मौसम का साथी है, और संकट के समय यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है।
इसी विश्वसनीयता का नतीजा है कि इजरायल की भारत के प्रति धारणा बदल गई है। अब इजरायल भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाला एक देश नहीं, बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन के लिए एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर के रूप में देख रहा है। जब मुश्किल वक्त आया तो भारत ने अपनी विश्वसनीयता साबित की। बात खत्म। तो अब अगर हम इन चारों बिंदुओं को एक साथ जोड़ें, ब्रह्मोस, न्यूजीलैंड, चीन और इजराइल, तो आखिर हमें क्या तस्वीर दिखती है? तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत रातों रात एक सुपर पावर बन गया है? देखिए, इस मामले में थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। जल्दबाजी ठीक नहीं, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव जरूर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चारों कहानियां ये दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं रह गया है। भारत धीरे धीरे आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक संतुलन का एक सेंट्रल हब बनता जा रहा है। एक ऐसी शक्ति जिसके बिना दुनिया की बड़ी शक्तियों का काम नहीं चल सकता। तो शायद भारत का लक्ष्य दुनिया में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला देश बनना नहीं है, बल्कि वो देश बनना है जिसकी बात हर कोई ध्यान से और गंभीरता से सुनता है। और शायद ये नया अप्रोच कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चलो, आज का ये विश्लेषण यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये एनालिसिस सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको लगता है भारत की ग्लोबल बार्गेनिंग पावर आने वाले सालों में और तेजी से बढ़ेगी। हम रोज इसी तरह के फॉरेन अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक पावर शिफ्ट्स पर बिना शुगर कोटिंग के हिंदी एनालिसिस लेकर आते हैं।